योगी सरकार के खिलाफ अब कोई और नहीं, किसी और के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुद जहां पर योगी जी निवास करते हैं उस गोरखपुर के क्षेत्र के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने वही सारे आरोप लगाए हैं जो आरोप उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर लगा रही है। और ये बहुत चौंकाने और हैरान करने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, एक ईमानदार छवि के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल जी अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं कि कैसे वो एक विधायक होते हुए भी, सत्ता पक्ष के विधायक होते हुए भी अपने वैश्य समाज की एक बेटी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। और खुलेआम इस बात को कह रहे हैं कि भाई देखो, उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का राज चल रहा है, तुमको न्याय नहीं मिल पाएगा। आम आदमी पार्टी ने एसटीएफ को स्पेशल टास्क फोर्स को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा तो योगी जी नाराज हो गए, योगी जी बौखला गए। उन्होंने मेरे खिलाफ दोनों 10-10 एफआईआर कर दी। आज क्या योगी जी राधा मोहन दास अग्रवाल जी के खिलाफ एफआईआर करेंगे क्या? आज उनके क्षेत्र के बीजेपी के विधायक वही आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस वो ठाकुरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती अपराध होने के बावजूद। मैं ऐसा मानता हूं और आम आदमी पार्टी ऐसा मानती है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, भ्रष्टाचारी की कोई जाति नहीं होती। अगर कोई भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, आपका सगा संबंधी भी है, आपका भाई भी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने एक फिल्म देखी थी शक्ति, और उस फिल्म का एक दृश्य है जिसमें अपनी वर्दी का फर्ज निभाने के लिए दिलीप कुमार के बेटे जो अमिताभ बच्चन बने थे उस फिल्म में, उनको गोली मार देते हैं। और आज योगी के राज में एक फिल्म चल रही है जिस फिल्म के अंदर जाति देख के अपराधियों को छोड़ा जा रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। यानी अगर ठाकुर जाति के हैं तो कार्रवाई नहीं होगी अपराध होने के बावजूद। ये कौन सी मानसिकता है आपकी? और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, अभी आप सुनिएगा बहुत ध्यान से और विस्तार से। ये बातें भारतीय जनता पार्टी के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल जी कर रहे हैं। योगी जी, क्या आप राधा मोहन दास अग्रवाल जी के खिलाफ 10 मुकदमे लिखोगे? क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई करोगे कि उन्होंने आपको सच का आईना दिखाने की कोशिश की, उन्होंने सच्चाई बताने का काम किया? क्या इसके लिए उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करेंगे क्या योगी जी? तो जो बात आम आदमी पार्टी ने कही थी, आज वो बात भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में जबरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है, नाराजगी है, रोष है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा और नाराजगी है। उनकी थानेदार नहीं सुनता, उनकी तहसीलदार नहीं सुनता, उनकी डीएमएसपी के यहाँ सुनवाई नहीं होती, उनकी घोर उपेक्षा की जा रही है। योगी जी, आप ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के लिए काम करना चाहते हैं, कीजिए, लेकिन 94% उत्तर प्रदेश की जनता की उपेक्षा मत कीजिए। वो चाहे फिर ब्राह्मण हो, वो चाहे वैश्य समाज के लोग हों, वो चाहे फिर राजभर हो, यादव हो, लोध हो, कुर्मी हो, गुर्जर हो, जाट हो, जाटव हो, सोनकर हो, वाल्मीकि हो, निषाद हो, बिंद हो, पाल हो, किसी जाति के मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि आपकी सरकार एक जाति की सरकार चल रही है। आज राम के राज्य की आप बात करते हैं, प्रभु श्री राम ने तो उनको तो केवट ने नैया से नदी पार कराई। प्रभु श्री राम को निषाद राज ने उनका साथ दिया, नल ने, नील ने, सुग्रीव ने, भालुओं ने, बानरों ने उनकी सेना में शामिल होकर रावण का नाश किया प्रभु श्री राम ने। ये राम का आदर्श था। और अगर आप राम राज्य की बात कह के 94% जनता की उपेक्षा करते हैं तो ये सीधे सीधे अपने फर्ज के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ और अपने पद के साथ आप गुनाह कर रहे हैं। मैं इसलिए योगी जी आपसे कहना चाहता हूं कि कम से कम अपने विधायक की पीड़ा को, अपने क्षेत्र के विधायक की, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की, सत्ता पक्ष के विधायक की पीड़ा को आप सुनिए। मैं आपके माध्यम से वो पीड़ा योगी जी तक पहुंचाना चाहता हूं।
इसको जरा गंभीरता से सुनिएगा। और क्या कुछ कहा है, ये है राधा मोहन दास अग्रवाल जी की आवाज। गोरखनाथ क्षेत्र का मामला। इसमें साफ तौर पे विधायक जी जो एक उनके भारतीय जनता पार्टी के मंडल का महामंत्री उनको फोन करके शिकायत कर रहा है कि एक वैश्य परिवार की बेटी को बगल के आवारा किस्म के कुछ लोग, कुछ गुंडे किस्म के लोग छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। और उन्होंने जाति का उल्लेख किया, ठाकुर जाति का। उस पर वो विधायक जी कहते हैं कि ऐसा मत बोलो, ठाकुरों की सरकार चल रही है। और आगे इसमें यह भी है कि थानेदार भी ठाकुर है। कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा मामला अगर किसी के सगे बेटे के खिलाफ हो जाए तो उसके खिलाफ उसका कॉलर पकड़ के उसको थाने में पहुंचाना चाहिए। ये न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। ये न्याय होना चाहिए कि अगर आपका सगा बेटा भी किसी की बेटी को छेड़ते हुए उसकी शिकायत मिले तो उसका कॉलर पकड़ के आप उसको ले जाके मारते हुए थाने पर पहुंचाइए। और इसमें भी जाति देखी जा रही है। एक बेटी के साथ छेड़खानी के मामले में भी जाति और धर्म देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर आम आदमी पार्टी कुछ बोलती है, उत्तर प्रदेश की जनता कुछ बोलती है, तो आप उस पर मुकदमे करते हैं। आज ब्राह्मणों के साथ अन्याय का मुद्दा उठाया तो अपराध हो गया। बनियों के साथ, वैश्य बिरादरी के साथ अन्याय का मुद्दा उठाया तो अपराध हो गया। तो इसलिए ये ऑडियो मैं अभी सारे आपके मीडिया चैनल्स को सबको दे रहा हूं। ये ऑडियो इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनता जो महसूस कर रही है, जनता जो कह रही है, आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाया और आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो अक्षरशः सही है। और इसीलिए मैं सोच रहा था कि मेरे बयान के बाद एक भी व्यक्ति, न कोई मंत्री, न कोई विधायक, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने योगी के पक्ष में बयान दिया। अब कारण समझ में आ गया। भाजपा का एक एक विधायक वही महसूस करता है जो आम आदमी पार्टी महसूस करती है, जो उत्तर प्रदेश की जनता महसूस करती है। और इसीलिए 200 विधायक इस सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे। तो ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आप लोगों का अगर कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब। संजय सिंह जी, उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, इस पे क्या क्या? देखिए, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं और आज फिर आपके सामने नोएडा में दोहरा रहा हूं कि जब पुलिस अपराधी और नेताओं का गठजोड़ काम करेगा तो आप अपराध पे नियंत्रण नहीं पा सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस अपराधी और नेताओं का गठजोड़ काम कर रहा है। पुलिस वाले सुरक्षित नहीं, 8 पुलिस के जवान मार दिए जाते हैं। पत्रकार सुरक्षित नहीं, विक्रम जोशी की हत्या हो जाती है। शुभमणि त्रिपाठी सैंड माफियाओं के खिलाफ उन्नाव में रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। रतन सिंह जी की बलिया में हत्या हो जाती है। संजीत यादव का अपहरण होता है, हत्या हो जाती है। ब्रजेश पाल का अपहरण होता है, हत्या हो जाती है। लखीमपुर खीरी में एक बेटी को बलात्कार करके उसकी जान ले ली जाती है, हत्या कर दी जाती है, उसके शरीर को छत की छत कर दिया जाता है। एक बेटी 17 साल की अपने घर से फॉर्म भरने के लिए निकलती है, उसकी कटी हुई लाश मिलती है। भदोही के अंदर एक बेटी एक महिला के साथ बलात्कार करके उसके शरीर पे तेजाब डाल दिया जाता है। और शर्म आती है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपराध रोकने के नाम पे खुद से अपनी पीठ थपथपाते हैं। उनको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही कि उत्तर प्रदेश के हालात क्या हो गए। आए दिन हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण की घटनाओं से अखबार और टीवी चैनल्स भरे पड़े हुए हैं। तो इसलिए अपराध को अगर उत्तर प्रदेश में रोकना है तो संगठित अपराध यानी जो गठजोड़ है पुलिस का, नेताओं का और
अपराधियों का, ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक अपराध पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल का काम है। तो नेता जी, क्या ये आप संसद में भी ये चीज उठाएंगे? निश्चित रूप से उठाएंगे। और मैंने तो अभी अपने सभापति महोदय को उत्तर प्रदेश की सारी स्थिति के बारे में जानकारी दी है। मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ। जी जी। काउंसिल ऑफ स्टेट्स उसको कहते हैं, राज्यों की सभा, जहां पे राज्यों के मुद्दे उठाए जाते हैं। और ये मेरी जिम्मेदारी एक संसद सदस्य के तौर पे कि राज्यों के जो हालात कोरोना के टाइम में है, कोरोना क्राइम की स्थिति जो है, उसको देश की पार्लियामेंट में उठाऊं। और मेरे कर्तव्यों का निर्वहन करने से मुझे रोका गया, जो मेरा संवैधानिक दायित्व है, जो मेरा लोकतांत्रिक दायित्व है इस देश के अंदर, उससे मुझे रोका गया। FIR दर्ज करा के, मुकदमे लिखवा के, सच बोलने के लिए मेरा गला, सच का गला दबाने की कोशिश करके। लेकिन मैं इनकी बदर घुड़कियों से बिल्कुल डरने वाला नहीं हूं। और अब आप मेरी बात को छोड़ दीजिए, जो बात मैंने कही थी वो बात मैंने आपको सुना दिया कि भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल जी कह रहे हैं, मैं मानता हूं अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। अगर उत्तर प्रदेश में योगी के राज में अपराधियों को भी जाति के चश्मे से देखा जा रहा है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई नहीं हो सकता। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। कोरोना को लेकर संजय सिंह जी, कोरोना को लेकर जो हाईकोर्ट ने सरकार को सवाल उठाए थे, उस पर आपका क्या कहना है? 100% सही सवाल उठाए। देखिए, योगी जी ने टीम 11 बनाया। 31 मई को उन्होंने कहा कि 1.5 लाख बेड का इंतजाम उत्तर प्रदेश में हो गया। कहाँ गए आपके 1.5 लाख बेड? 8 घंटे तक एम्बुलेंस में घूमता रहा एक कोरोना का मरीज और लखनऊ में उसकी जान चली गई। आप छोड़ दीजिए, सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान जी की जान चली गई और उनके साथ PGI के अंदर किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, ये मैं नहीं, उनके बगल के बेड पर एडमिट एक कोरोना पेशेंट के रूप में MLC सुनील सिंह साजन जी ने विधान परिषद के अंदर बताया है। आप छोड़ दीजिए इन सारी बातों को। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है देश का जहां पे 2 कैबिनेट मंत्रियों की जान कोरोना से जा चुकी है। और उनके साथ किस प्रकार की लापरवाही हुई, ये एक मंत्री के साथ का उदाहरण सुनील साजन जी ने दिया। आज 5,500 6,000 केसेस उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। 2-3 चीजों का सुझाव हमने पहले दिया था कि भाई होम आइसोलेशन के सिस्टम लागू कीजिए, प्लाज्मा बैंक ज्यादा से ज्यादा बनाइए। आप बताइए, उस प्लाज्मा बैंक की आलोचना हो रही थी, अब अमेरिका तक ने कहा कि नहीं साहब, प्लाज्मा बैंक जरूरी है और प्लाज्मा थेरेपी से लोगों की जान बचाई जा सकती है। ऑक्सीजन बेड का इंतजाम कीजिए, वेंटिलेटर बेड का इंतजाम कीजिए। आप क्या कर रहे हैं? टीम 11 बना रहे हैं। अरे साहब, टीम 11 आपने क्रिकेट मैच खेलने के लिए बनाया है या कोरोना से लड़ने के लिए बनाया है, क्या पता है? आप बताइए, उसमें एक डॉक्टर नहीं है, एक एक्सपर्ट नहीं है टीम 11 में। कोरोना की महामारी से लड़ने का कोई एक जानकार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री तक खुद उस टीम 11 में नहीं है। नेता विपक्ष की कोई राय कैसे उसमें शामिल होगी, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आपका खुद का प्रमुख सचिव SP गोयल, वो मीटिंग होती है कोरोना की तो बैठ के वीडियो गेम देखना। आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, किस तरह की गंभीरता इनके अंदर है? तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अभी से भी योगी जी से अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि आप योगी जी अपना अहंकार छोड़िए, अपनी जिद छोड़िए। जो कुछ भी बेहतर काम हमने दिल्ली में करके दिखाया है, दिल्ली का जो अपना एक मॉडल है केजरीवाल का मॉडल, वो प्लाज्मा बैंक का मॉडल हो, ऑक्सीजन बेड का मॉडल हो, या फिर वेंटिलेटर बेड के इंतजाम की बात हो, या फिर होम आइसोलेशन की बात हो, ये सारे सिस्टम का अध्ययन कराइए। हमारी सरकार, केजरीवाल जी पूरी तरह से सहयोग करेंगे। आप उसको यूपी के अंदर भी लागू कीजिए, लोगों की जान बचाइए। अभी हम ऑक्सीमीटर का कैंपेन पूरे प्रदेश में चला रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे। नोएडा में भी हमारे साथी उस कैंपेन को चला रहे हैं। भूपेन्द्र जी हैं, JK सिंह जी हैं, हरदीप जी हैं, हमारे सारे साथी इस अभियान को यहाँ पे चला रहे हैं। तो कुल मिला के अभी जो मौजूदा स्थिति है कोरोना पे, क्राइम पे, वो सारी बातें आप लोगों से मैंने की। और किसी को आपने ट्वीट किया है 75,000 मरीज आए 24 घंटे में, जो सबसे बड़ा आंकड़ा है निश्चित रूप से। और उसमें 2 सवाल है। लगातार उत्तर प्रदेश के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो कहाँ 1200 से शुरू हुए थे और अब जाके जो है 5,500 हो गए। हालांकि कैसी पढ़ाई हो गई है,
दिल्ली में भी वही स्थिति कमोबेश अब देखने को मिल रही है कि जो आंकड़े 600 पे सिमट गए थे, 600, 700, 800 पे, और अब वो फिर से जो है वो 1000 पार यानी 1200, 1400 आ गए। कल के भी 1450 आंकड़े थे शायद। देखिए ऐसा है कि जैसे जैसे आप इसको लॉकडाउन में ढील देंगे, जैसे होटल्स भी खुल गए और अभी हमारी सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि मेट्रो भी चलने चाहिए, निश्चित रूप से कुछ कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। लेकिन कल फिर मुख्यमंत्री जी ने सारे एहतियात, सारी सावधानी, जैसे हमें कोरोना से बचने के लिए अपने जीवन में नियमों का पालन करना है, उस सब के लिए लोगों को कहा, लोगों से अपील की। और जहां तक जांच की बात है, हमारी सरकार ने इस समय फैसला लिया है कि हम 2 गुना जांच करेंगे, यानी जितनी जांच कर रहे थे अभी तक उससे भी 2 गुना जांच करेंगे। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि दिल्ली मात्र हिंदुस्तान का एकमात्र राज्य है जो 72,000 टेस्टिंग प्रति मिलियन कर रहा है, यानी 10 लाख में हम 72,000 लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश योगी जी के राज में 18,000 की टेस्टिंग हो रही है प्रति मिलियन। तो नो टेस्टिंग नो कोरोना, नो FIR, नो क्राइम के फार्मूले पे योगी जी चल रहे हैं। तो टेस्टिंग तो बढ़ानी पड़ेगी। कोरोना के केसेज आपके ज्यादा आते हैं तो उससे डील करने के आपके इंतजाम पूरे होने चाहिए। तो इसलिए अभी जो चुनौती है उत्तर प्रदेश में, टेस्टिंग यहाँ पे भी बढ़ाने की जरूरत है और बेड का, होम आइसोलेशन का प्रॉपर इंतजाम करने की जरूरत है। होम आइसोलेशन में मैंने बहुत सारे लोगों से जानकारी लिया, क्या हो रहा है पता चलता है, एक बार फोन आता है ना, उनका कैसे वो क्या किस हालत में प्रतिदिन रह रहे हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, उनको क्या क्या पालन करना चाहिए, इसकी कोई जानकारी देने वाला नहीं। सर आप नहीं मानते यूपी में राम राज्य है? राम राज्य आप बताइए, आप तय कर लीजिए। 8 पुलिस वाले जिस राज्य में मार दिए जाते हों, जिस राज्य में बेटियों के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाएं हो रही हों, जिस राज्य में अपहरण और हत्या की घटनाएं हो रही हों, आप उसको अगर राम राज्य कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ की जनता तो महसूस कर रही है कि हालात लगातार खराब हो रहे हैं। सर, आप पार्टी के आप मुखर चेहरे हैं, आप जैसे बता रहे हैं कि योगी सरकार टेस्टिंग के मामले में काफ़ी विफल दिखाई दे रही है, लेकिन मौजूदा हालात में उन्हें परसों बैठक करी है, वो बता रहे हैं कि 1,45,000 उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन टेस्टिंग हो रही है और काफ़ी सेटिस्फाइड वो दिखाई दे रहे हैं इस चीज़ को लेकर, और कह रहे हैं कि 1,50,000 का आंकड़ा हम पूरा करेंगे प्रतिदिन पूरे उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग के मामले में। देखिए, आप इसका अंदाजा खुद अपने आप से लगाइए, मेरी बात को मत मानिए। 2.5 करोड़ की आबादी वाला दिल्ली 72,000 प्रति, ये तो आंकड़े मैं नहीं दे सकता ना, ये तो वेबसाइट पे पड़े हुए आंकड़े हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की, आप चेक कर लीजिए। हम प्रति 10 लाख 72,000 लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार प्रति 10 लाख 18,000 लोगों की टेस्टिंग कर रही है। तो ये कितना बड़ा अंतर है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो कोरोना के केसेस नहीं पता चलेंगे, कोरोना के केसेस पता नहीं चलेंगे तो आप उसको रोकने के इंतजाम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, और जब आप रोकने का इंतजाम नहीं कर पाएंगे तो संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैलेगा। अब आप देखिए, जैसे एग्जाम्स की बात आप ले लीजिए, अभी आपने BEd के एग्जाम कराए, उसमें बहुत सारे छात्र इकट्ठा हो गए, उससे कोरोना का संक्रमण फैलेगा। अभी नीट का और JEE का एग्जाम कराने पे सरकार तुली हुई है। तो आखिर आप 25 लाख छात्रों का जीवन क्यों संकट में डालना चाहते हैं? उनका संक्रमण फैलाना, उनको और मुसीबत में डालना, इससे क्या हासिल हो जाएगा? तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अभी बहुत सारे ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है जो हमने दिल्ली में उठाया, और दिल्ली की मॉडल की तारीफ देश के प्रधानमंत्री जी ने की। खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये दिल्ली का मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। अच्छा, तो हम तो सिर्फ ये अनुरोध कर रहे हैं योगी जी से कि आप उसका अध्ययन करा लीजिए एक टीम भेज के, और वो नियम और वो व्यवस्थाएं यूपी के अंदर भी लागू कीजिए। सर, तो क्या हम ये समझे कि 22 में चुनाव हो रहे हैं, आप पार्टी ने दिल्ली में कमाल दिखाया है, तो यही स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं 22 के चुनाव में? अभी हम पूरा फोकस अपने काम, अपने संगठन और उत्तर प्रदेश के बुनियादी मुद्दों पर है। संजय जी, सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश का होम बायर्स है, वो कोर्ट भी गए हैं और आपसे भी मुलाकात करी है। तो अगर बाई चांस आपकी सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले आपकी क्या क्या होम बायर्स के लिए मुद्दे होंगे, क्योंकि कोर्ट से भी उनको संतुष्टि नहीं हुई है? देखिए, ऐसा है कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद कोई मैं अपनी ओर से उसमें राय रखूं वो ठीक नहीं रहेगा। आपसे भी आज आम्रपाली ने मुलाकात करी। एक मिनट, मैं पूरी बात कर लूं। इसलिए कोर्ट के आदेश के प्रकाश में
नागरिक नगर विकास मंत्रालय क्या कर सकता है, वो हम लोग उनसे मंत्री से मिलकर और तब देखेंगे उनकी क्या मदद हो सकती है। न्यायालय के आदेश के बाद आप कोई अपनी अलग लाइन नहीं ले सकते। सर 2 दिन का लॉकडाउन जो यूपी में चल रहा है उसे कैसे देखना चाहिए? 2 दिन के लॉकडाउन से क्या हो जाएगा? 14 दिन का एक टाइम पीरियड होता है जिससे चेन ब्रेक होती है, तो 2 दिन के लॉकडाउन से संजय जी, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेट्रो चलनी चाहिए, जैसे सरकार का विपक्ष है मेट्रो चलनी चाहिए। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि नीट का एग्जाम नहीं होना चाहिए, नीट का एग्जाम अगर होगा तो संक्रमण फैलेगा, मेट्रो चलेगी तो संक्रमण नहीं फैलेगा। देखिए, मेट्रो में बसेस में हर जगह आपको सोशल डिस्टेंसिंग का और जो नियम है कोरोना से बचने के लिए उसको लागू करना पड़ेगा। आप उसको लागू कीजिए और आप सरकार तो वही कह रही नीट एग्जाम के लिए वो नीट में कहाँ हो पाई? आप मुझे बताइए, बीएड के एग्जाम्स हुए लखनऊ में, उसमें कहीं एसओपी फॉलो नहीं की दिल्ली गई। की सरकार में एक सेकंड में पूरे कर्नाटक में अभी एक एग्जाम हुआ, एंट्रेंस एग्जाम, वहां पे एसओपी फॉलो नहीं हुई। तो ये इसलिए मैं कह, और दूसरी चीज और आप देखिए, दिल्ली के मेट्रो और नीट के एग्जाम को कंपेयर मत कीजिए। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? जो बच्चे दिल्ली में रह के प्रिपरेशन कर रहे थे, वो बच्चे लॉकडाउन के दौरान बिहार चले गए, आसाम चले गए, उत्तर प्रदेश चले गए। आज की तारीख में वो बाढ़ के क्षेत्र में अपने अपने इलाकों में फंसे हुए हैं। अब उन्होंने सेंटर, चूंकि यहाँ प्रिपरेशन कर रहे थे तो उन्होंने सेंटर अपना दिल्ली दे रखा है। अब वो कैसे आ पाएंगे, आप मुझे बताइए। ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे संभव है जब इंटरनेट का इंतजाम नहीं हो पा रहा है लोगों के लिए? बड़े बड़े शहरों में नहीं हो पा रहा है। आपको नोएडा में कई इलाकों में सर सरकार पे तो डबल लोड हो जाएगा ना फिर ये भी, और आने वाले समय में तो 25 लाख स्टूडेंट्स नहीं, देखिए वो परीक्षा खत्म करने की मांग नहीं कर रहे हैं, वो इसको टालने की मांग कर रहे हैं। और इसको टालने का उनके पीछे एक रीजन है कि आज स्टेट गवर्नमेंट्स के तमाम एग्जाम्स, चाहे वो ग्रेजुएशंस के हों चाहे और तमाम एग्जाम्स, उसको टाला गया है। आईआईटी के एग्जाम्स टाले गए हैं। तो जब स्टेट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स टाले जा सकते हैं, तो ये नीट का जेईई का एग्जाम क्यों जबरदस्ती कराया जा रहा है? इससे क्या हासिल हो जाएगा? थैंक यू।